गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम इस टॉपिक पर कानूनी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या नाबालिग व्यक्ति की ओर से उसके गार्जियन के द्वारा, संरक्षक के द्वारा, जैसे संरक्षक माता पिता होते हैं उनके द्वारा यदि कोई एग्रीमेंट, अनुबंध किसी से किया जाए तो क्या उस एग्रीमेंट का कोई कानूनी महत्व होगा या उस एग्रीमेंट के आधार पर कोर्ट में मुकदमा लगाकर उसका पालन करवाया जा सकता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालांकि ये जरूरत 1903 में आन पड़ी थी धर्मदास घोष को, जो एक नाबालिग थे। आज से 122 साल पुराना है, बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है जो नाबालिग से ही संबंधित है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद 1903 के बाद इसकी जरूरत भी जो महसूस हुई 1981 में हुई। उस फैसले को थोड़ा सरल करके उसमें परिभाषित किया गया। और के बालकृष्णन विरुद्ध जो का बड़ा लेटेस्ट फैसला, ये भी नाबालिग के संबंध में ही है। ये सभी नाबालिग के संबंध में। आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 11 पर भी चर्चा करेंगे, जो नाबालिग से ही संबंधित है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 122 123 पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही जो गार्जियनशिप एक्ट है 1956 का है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 की धारा 6 और 8 पर भी हम चर्चा करेंगे। ये सभी हमारे वीडियो के टाइटल से ही संबंधित हैं। तो सर, सवाल ये उठता है कि यदि नाबालिग ने कोई एग्रीमेंट कर लिया तो क्या उस एग्रीमेंट का क्या कानूनी महत्व होगा। समाज है, जीवन है, उतार चढ़ाव है, दुख है, सुख है, हालात हैं, परिस्थितियां हैं। कई कारण हो सकते हैं कि परिवार में कोई ना बचा, एक नाबालिग ही बचा, उसी के ऊपर जिम्मेदारी आ गई। तो ऐसे जीवन में हालात बन जाते हैं, तभी ये कानून जो है बड़ी एक मार्गदर्शन उसमें दिया जाता है। जो कि मोहरी बीबी विरुद्ध धर्मदास घोष का जो मामला है 1903 का मामला है सर। ये इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात ये हुई थी कि जो धर्मदास घोष थे, ये एक नाबालिग थे। इन्होंने घर गिरवी रख के ब्रह्मदत्त से कुछ राशि उधार ली थी। मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा था, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये बताया गया था कि नाबालिग से किया गया अनुबंध शून्य होता है, उसका कोई कानूनी महत्व नहीं होता, उसका प्रवर्तन नहीं करवाया जा सकता। अब जब ये बात सामने आ गई इस लैंडमार्क जजमेंट से, तब अनुबंध का तो सवाल ही नहीं उठता सर। जब शून्य हो गया तो उसी को थोड़ा सा सरल रूप देते हुए, उसमें उसकी कठोरता को कम करते हुए, श्रीमती मानिक चंद्र विरुद्ध रामचंद्र 1981 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया कि यदि नाबालिग की ओर से, उसके अभिभावक गार्जियन की ओर से कोई एग्रीमेंट किया जाता है जो उसके हित में है, बिना बोझ वाला एग्रीमेंट, तो उसका पालन करवाया जा सकता है अदालत में दावा लगाकर। उदाहरण के तौर पे कुछ चीज खरीदी आपने, संपत्ति खरीदी, नाबालिग आगे हैं, गार्जियन उनके संरक्षक हैं, एग्रीमेंट किया, सामने वाले ने एग्रीमेंट का पालन करने से मना किया, आप अदालत में दावा लगाकर उस एग्रीमेंट का पालन आप करवा सकते हैं। क्योंकि मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष का सर्वोच्च जो फैसला है, उसमें तो ये क्लियर बता दिया कि नाबालिग से अनुबंध शून्य है। लेकिन इसमें एक लचीली स्थिति लाते हुए बताया गया कि ऐसा किया जा सकता है। तो उस आवेदन की ड्राफ्ट क्या होगी, उस एग्रीमेंट की ड्राफ्ट क्या होगी, वो ड्राफ्ट भी मैंने आप लोगों के लिए तैयार करके रखी है। साथ ही ये मुद्दा जो है कि अनुबंध बिना बोझ वाला नाबालिग की ओर से स्वीकार भी किया जा सकता है। ये जो मामला बताया गया है श्रीमती मानिक चंद्र में, तो ये बताया गया है कि एग्रीमेंट का पालन करवाया जा सकता है। इसी प्रकार से जो एक और महत्वपूर्ण फैसला है, जिसको हम कह सकते हैं कि के बालकृष्ण विरुद्ध के कमलम, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। इसमें भी यही बताया गया है कि नाबालिग बालिग होने पर उस ट्रांजैक्शन को जो उसके गार्जियन ने किया है, बेचा है, उसको निरस्त करवा सकता है या उसको दोबारा बेचकर वो उसको संपत्ति को विक्रय कर सकता है। इसी प्रकार से के शिवप्पा विरुद्ध श्रीमती नीलम्मा, ये 7 अक्टूबर 2025 का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है इसी के संबंध में। और मैंने थोड़ी सी आपको जानकारी दे दी, मैं आपको उसको दुरुस्त कर दूं, जो अभी थोड़ी सी गलत जानकारी दी मैंने आपको, मुझको याद आ गया वो, के बालकृष्ण विरुद्ध के कमलम और के ए शिवप्पा विरुद्ध श्रीमती नीलम्मा। तो वो श्रीमती नीलम्मा वाला जो फैसला 7 अक्टूबर 2025 का, इसमें बताया गया है वो कि नाबालिग की संपत्ति बगैर न्यायालय की अनुमति के नहीं बेची जा सकती। यदि बेची जाती है तो वो शून्य करनी होगी, और नाबालिग बालिग होने पर
उसको या तो अदालत में दावा लगाकर शून्य करा सकता है या उसको बेचकर भी करा सकता है। इस मामले में नाबालिग ने संपत्ति को बेच दिया था। पहले पिता ने विक्रय कर दिया जो उनका नेचुरल संरक्षक थे, बाद में इन्होंने बेच दिया। तो इस बाद वाले विक्रय को न्यायालय ने सही माना और ये टिप्पणी की थी कि जरूरत नहीं है कि वो अदालत में दावा लगाएं। इसी प्रकार से जो के बालकृष्ण विरुद्ध के कमलम का जो मामला है वो भी एक दान पत्र से रिलेटेड है। मैंने आपको जो भी थोड़ी सी जानकारी दी थी वो एक दान पत्र से रिलेटेड है। दान पत्र किया गया था और दान पत्र को बिना बोझ वाला दान जो है कि स्वीकार कर सकता नाबालिग, इसमें सिद्धांत पारित किए गए हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है सर नाबालिग से संबंधित है, लेकिन नाबालिग की ओर से क्या अनुबंध किया जा सकता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। तो इसी कानूनी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इसमें मैंने आपके लिए ई बुक के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी नोटेट की हुई है। जानकारी उसी में से मैं आपको दूंगा आगे की, और देने का भी मकसद यही है कि आप उस ई बुक से, उस पीडीएफ से परिचित भी हो जाएं, और यदि आपको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए उपयोगी है तो आप पहले उसको देख लें, सुन लें, समझ लें, उसके बाद ही आप उसको परचेस करें। उस ई बुक की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। तो आइए सर मैं आपको आगे की जानकारी उस ई बुक पीडीएफ के अंदर से देता हूं, जो महत्वपूर्ण नोट्स के रूप में विभिन्न कानूनों का संग्रह करके मेरे द्वारा आपके लिए तैयार की गई है। आगे बढ़ने से पहले सर मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 की धारा 6 और धारा 8, धारा 6 में जो नाबालिग होता है उसके नैसर्गिक संरक्षक उसके माता पिता बताए गए। धारा 8 में बताया गया है कि न्यायालय की अनुमति के बगैर उसकी संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता। उसकी प्रबंधन, मैनेजमेंट, सुरक्षा कर सकते हैं नाबालिग के हित के लिए, लेकिन बेच नहीं सकते। न्यायालय अनुमति देगा तभी आप बेच सकते हैं। न्यायालय से अनुमति लेना होगी। न्यायालय को बताना होगा कि नाबालिग के हित में किस प्रकार से लाभकारी है। अब चूंकि हम सब नाबालिग की चर्चा कर रहे हैं, तो नाबालिग किसको कहते हैं, कौन व्यक्ति नाबालिग कानूनी रूप से कहा जाता है, इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 की धारा 3 में नाबालिग की परिभाषा दी गई है। उसमें 18 वर्ष की आयु जो व्यक्ति पूर्ण कर लेता है उसे बालिग कहा जाता है। लेकिन यदि न्यायालय की ओर से गार्जियन संरक्षक नियुक्त किए गए हैं तो ऐसी दशा में वो नाबालिग जब 21 वर्ष की आयु पूर्ण करता है तब उसको बालिग माना जाता है। तो ये स्थिति आपको क्लियर हो गई। और धारा 11 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की, उसमें बताया गया है कि अनुबंध करने के लिए कौन सक्षम है। तो बालिग व्यक्ति, स्वस्थ चित्त व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति जिसको कानून से रोका नहीं गया है अनुबंध करने के लिए, वो व्यक्ति अनुबंध करने में सक्षम माना गया है। धारा 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बड़ी महत्वपूर्ण धारा है। तो अब इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें नाबालिग का तो कोई रोल है ही नहीं सर। सीधी सी बात है, धारा 11 में स्पष्ट कह दिया है कि स्वस्थ चित्त और बालिग व्यक्ति। बालिग व्यक्ति कौन है ये डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। नाबालिग एग्रीमेंट कर ही नहीं सकता। लेकिन आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, तो नाबालिग कर सकता है, लेकिन किस प्रकार से, उसके गार्जियन के थ्रू, उसके संरक्षक के थ्रू। उस एग्रीमेंट की ड्राफ्ट में भी लिखा जाएगा कि अनुबंध करता, पूरा नाबालिग का नाम, पता, और नीचे द्वारा उसके संरक्षक, इस प्रकार से। तो ये जो हमारा मामला है मानिक चंद्र विरुद्ध रामचंद्र 1981 का सर्वोच्च न्यायालय का, इसमें इसी मुद्दे पर प्रकाश डाल के एक फैसला दिया गया सर्वोच्च न्यायालय में कि नाबालिग के द्वारा उसका अनुबंध का पालन करवाया जा सकता है। आगे की जानकारी सर ई बुक के अंदर से देता हूं मैं। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो इससे भी महत्वपूर्ण आपके इल्म में इजाफा करेंगे। आइए सर, लेट्स गो। अभिभावक नाबालिग के नाम संपत्ति खरीद अनुबंध कर सकता है। श्रीमती मानिक चंद्र विरुद्ध रामचंद्र 1981, ये हमारी ई बुक का टाइटल है और वीडियो का टाइटल है। इस ई बुक के अध्यायों से मैं आपको अंत में परिचित करा दूंगा। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं हमारे मुद्दे की ओर। इसमें अध्याय सर ये हैं, अध्याय 1, 2 पढ़ के बता देता हूँ शार्ट शार्ट में आगे बढ़ने से पहले। जो है कि अध्याय 1 में नाबालिग के अभिभावक द्वारा संपत्ति खरीद पर अपील। अध्याय 2 में प्रस्तावना एवं कानूनी पृष्ठभूमि है। 3 में पिता द्वारा नाबालिग संतान के नाम संपत्ति किस प्रकार से अधिकार। 5 में नाबालिग की संपत्ति का प्रबंधन और बिक्री। 6 में नाबालिग के बालिग होने पर अधिकार और दावे, और परिशिष्ट और डिस्क्लेमर और प्रस्तावना। और हम पहुंचते हैं सर सीधे हमारे मुद्दे पर। थोड़ा सा मानिक चंद्र विरुद्ध रामचंद्र के केस के तथ्य से आपको परिचित करा देता हूं मैं। मैंने इसमें ई बुक में सर पूरी डिटेल के साथ लिखा हुआ है, और डिटेल के साथ मैंने लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको ऐसे ओरली जानकारी दे देता हूँ। डिटेल तो पूरी इसमें लिखी हुई है, लेकिन संक्षिप्त में आपको ओरल तौर पे, मौखिक तौर पे मैं बता देता हूँ कि इसमें नाबालिग की ओर से अनुबंध किया गया था कोई घर खरीदने का, संपत्ति खरीदने का आप मान लें।
11,000 रुपये में उनका सौदा हुआ था, 1,000 रुपये बयाने पेटे दे दिए थे। लेकिन सामने वाली पार्टी ने अनुबंध का पालन करने से मना कर दिया कि हम संपत्ति अब नहीं बेचते। मामला कोर्ट में पहुंचा, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय। तो मैं सीधे सर्वोच्च न्यायालय का आपको बता देता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें ये डिसीजन दिया कि यदि इस प्रकार का एग्रीमेंट जो नाबालिग की ओर से उसके संरक्षक या गार्जियन के द्वारा किया जाता है, उसका कानूनी रूप से अदालत में मुकदमा लगाकर प्रवर्तन करवाया जा सकता है, मतलब पालन करवाया जा सकता है। कि वो अदालत में मुकदमा लगाया जाएगा और अदालत से निवेदन किया जाएगा कि जज साहब, ये एग्रीमेंट है और हमने इतने रुपए में इससे घर संपत्ति मकान खरीदा था और ये देने से इनकार कर रहा है, इसलिए आदेशित किया जाए कि ये इस जो अनुबंध के पालन में इस संपत्ति का विक्रय विलेख हमारे पक्ष में निष्पादित करे। तो इस प्रकार के एग्रीमेंट का पालन करवाया जा सकता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण एक जजमेंट है जो इसमें दिया गया है। हम इसमें आगे बढ़ते हैं सर। जो हमारे एग्रीमेंट की ड्राफ्ट है वो मैंने इसी जजमेंट के आधार पर तैयार की हुई है, क्योंकि ऐसी आवश्यकता भी हमें कई बार पड़ जाती है। हम सोचते हैं कि आखिर भला नाबालिग के एग्रीमेंट का क्या काम, लेकिन सर 122 साल पहले भी इसकी जरूरत पड़ी थी और 1981 में भी जरूरत पड़ी, 40-50 साल पहले भी, और वर्तमान में भी पड़ सकती है और भविष्य में भी पड़ती रहेगी। जीवन है, समय है, कानून भी है, देख लेते हैं, हम उसको समझ लेते हैं। अगर हमारे नॉलेज में रहेगा तो आप नहीं तो किसी और के काम तो आ ही जाएगा। इसमें जो हम आगे बढ़ते हुए सर अब पहुंचते हैं वहीं पे हमारे मेन मुद्दे पे। ये मानिक चंद का तो सर मैंने आपको बता दिया, और ये जो मैंने इसमें इसके कुछ पेरा भी इसमें लिखे हुए हैं सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के जो इसमें दिए गए हैं। इसमें जो धारा 55B का भी हवाला दिया गया था संपत्ति अंतरण अधिनियम का, और ये भी तर्क दिया गया था कि बोझ वाला दान है, नाबालिग स्वीकार नहीं कर सकता, मतलब वो भुगतान कहाँ से करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नाबालिग नहीं, नाबालिग के गार्जियन भुगतान करेंगे, इसलिए बोझ वाला दान नहीं है, इसका पालन करवाया जा सकता है। यही बात कि बोझ वाला दान क्या नाबालिग स्वीकार कर सकता है, के बालकृष्णन विरुद्ध के कमलम सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है उसमें भी बताई गई थी सर। जो मैंने इस पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। कानूनी रूप से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हवाले से और मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष जो 1903 का फैसला है उसके हवाले से ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको प्रदान कर दी कि नाबालिग के द्वारा उसके गार्जियन के थ्रू एग्रीमेंट किया जा सकता है, उसका पालन भी करवाया जा सकता है विधि अनुसार माना। उसकी ड्राफ्टिंग कैसे होगी, हम ड्राफ्टिंग पे चर्चा कर लेते हैं। इसमें साधारण सी ड्राफ्टिंग है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी उसको सरल शब्दों में मैंने लिख दी है। अक्सर हमें ऐसी नौबत आती है तो हम उसकी ड्राफ्टिंग को भी ढूंढते हैं कि आखिर हम कैसे लिखेंगे। इसको आप आपकी कंडीशन और आपकी परिस्थिति के हिसाब से आप तब्दील कर सकते हैं। मैंने एक आइडियल प्रारूप बनाया है ताकि ये आपके काम आ सके आवश्यकता पड़ने पे। पक्ष क्रमांक 1 में क्रेता, पूरा श्रीमती, नाम, पिता और प्राकृतिक अभिभावक का पूरा नाम, पता। आगे इसे क्रेता अभिभावक कहा जाएगा जो अपने नाबालिग पुत्र पुत्री पूरा नाम के प्राकृतिक नेचुरल गार्जियन के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये पेरा क्रमांक 1 में पक्ष में आ गया। विक्रेता में आ जाएगा दूसरे में। विक्रेता का आप नाम पहले भी लिख सकते हैं, क्रेता के बाद में भी लिख सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। विक्रेता का पूरा नाम, पता। उसके बाद आएगा सर पृष्ठभूमि में एक एक ड्राफ्टिंग और आगे मैंने की हुई है सर, उसमें उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। उसमें मैंने अंदर कुछ कानूनी तथ्य भी लिखे हैं ताकि यदि आपको आवश्यकता पड़े तो उन कानूनों का आप उपयोग भी कर सकते हैं। पृष्ठभूमि में इसमें नाबालिग के माता पिता या अभिभावक के रूप में क्रेता अभिभावक नाबालिग के संपत्ति हित में। सर जो पृष्ठभूमि है उसमें लिखा जाएगा कि नाबालिग के जो माता पिता हैं और अभिभावक हैं के संपत्ति हित में निम्नलिखित अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं। या विक्रेता ये कहेगा, संपत्ति का विवरण आप लिख दें कि ये विक्रेता बेचना चाहता है, क्रेता खरीदना चाहता है, उसके बारे में पूरी डिटेल लिखना। संपत्ति का विवरण, क्षेत्रफल, खसरा संख्या, प्लाट नंबर। विक्रेता ने उक्त संपत्ति को नाबालिग के लाभ के लिए बेचने के लिए सहमति दी है। अनुबंध की शर्तों में आएगा नंबर 1, परचेस कंसिडरेशन, उनके जो कीमत होती है आपस में, कुल मूल्य रुपए, अग्रिम भुगतान बयाना पेटा कितने दिए गए, शेष राशि बिक्री विलेख के पंजीकरण के समय अदा की जाएगी। अग्रिम भुगतान जो कि श्री जो है कि श्रीमती मानिक चंद्र विरुद्ध रामचंद्र 1981 का जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, जैसे कि उसमें 11,000 रुपए में मकान खरीदा था और 1,000 रुपए दे दिए थे बयाना पेटे की अग्रिम राशि जिसे हम कहते हैं, वो आप अगर दी जा रही है तो आप लिख दें इसमें। और संपत्ति का हस्तांतरण, विक्रेता संपत्ति की पूर्ण स्वामित्व और कब्जा नाबालिग के नाम पर हस्तांतरित करेगा। विक्रेता सुनिश्चित करेगा कि संपत्ति पर कोई बंधक, ऋण या विवाद ना हो। मतलब
विवाद मुक्त जमीन होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यदि नाबालिग के नाम से कोई भार वाला एग्रीमेंट किया जाता है तो मान्य नहीं होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कि एक व्यक्ति एक मकान विक्रय कर रहा है। अब विक्रय में तो शर्त नहीं आती है, वो शर्तें अमूमन दान पत्र में ही आती हैं। दान पत्र कर रहा है व्यक्ति और साथ में शर्त लगा रहा है कि मेरा 5 लाख का कर्जा भी नाबालिग चुकाएगा, तो ये दान स्वीकार नहीं होगा सर। वो नाबालिग पे बोझ आ गया, उसमें बर्डन। बिना बोझ वाला दान नाबालिग स्वीकार कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसमें फैसलों में बताया भी गया है और इस पे मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। उसकी ई बुक भी मेरे द्वारा लिखी जा चुकी है जो उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। संपत्ति का हस्तांतरण, तीसरा पॉइंट आएगा अभिभावक का अधिकार। क्रेता अभिभावक नाबालिग के हित में इस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहा है। अब इसमें थोड़ा सा ला लिख दिया सर मैंने, आपको जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट में आप लिखें। हिंदू अल्पसंख्यक अधिनियम 1900 जो उत्तराधिकार अधिनियम है सर, उसकी धारा है 8 और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 55(5)(b) के अनुसार यह अनुबंध नाबालिग के हित में और परिवर्तनीय है। दस्तावेज और पंजीकरण, चौथा नंबर आएगा। दोनों पक्ष संपत्ति के विक्रय विलेख को रजिस्ट्री में पंजीकृत करेंगे। रजिस्ट्री शुल्क और करों का भुगतान के अनुसार किया जाएगा। जो भी रुपए आएंगे वो तो क्रेता ही वहन करता, आप सभी लोग जानते हैं सर। संपदा 2.0 पोर्टल पे भी यदि कोई रजिस्ट्री कराने जाता है तो पूरी स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क, रजिस्ट्री का खर्च क्रेता के द्वारा ही वहन किया जाता है, उसी के द्वारा अदा किया जाता है, भुगतान किया जाता है। विशेष पालन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इस अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में क्रेता अभिभावक मतलब खरीदार के माता पिता, गार्जियन, संरक्षक अदालत में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए दावा कर सकते हैं। यह अनुबंध नाबालिग के हित में होने के कारण अदालत द्वारा परिवर्तनीय माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने उस साइटेशन में यही बताया है जो मैंने आपको बताया था। अन्य शर्तों में लिख सकते हैं आप छठे में, अनुबंध पर विवाद की स्थिति में ग्वालियर मध्य प्रदेश के न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा। ये मैंने लिख दिया है सर, आपका मामला जिस जगह का, जिस एरिया का हो, आप उसको वहां लिख सकते हैं। मैं हटा भी देता हूँ इसको ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये मैंने इतनी सी जगह खाली छोड़ दी, ये मैंने डिलीट भी कर दिया इसको और यहाँ डैश डैश कर दिया सर मैंने, ताकि आपके अंदर डाउट पैदा ना हो। कोई भी परिवर्तन या संशोधन केवल लिखित रूप में दोनों पक्षों की सहमति से होगा। हस्ताक्षर पूरे क्रेता के हस्ताक्षर, विक्रेता के हस्ताक्षर और 2 गवाहों के हस्ताक्षर। इस ड्राफ्ट को रजिस्ट्री और अधिवक्ता की सलाह के बाद ही अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। एक सावधानी के लिए लिख दिया है मैंने इसमें, सभी विवरण जैसे संपत्ति का पता, खसरा नंबर, मूल्य और पक्षकार का नाम सही लिखना अनिवार्य है। ये भी यदि नाबालिग के हित में अदालत से अनुमति की आवश्यकता हो तो इसे ड्राफ्ट में सब्जेक्ट टू कोर्ट अप्रूवल का नोट जोड़ सकते हैं आप इसमें। यह अनुबंध एग्रीमेंट टू परचेस प्रॉपर्टी, ये दूसरा एग्रीमेंट है सर। ये एक तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा एग्रीमेंट भी मैंने बड़ा आसान तरीके से लिखा है, शॉर्ट में बता देता हूं मैं आपको। ऊपर तो पक्षकार में पार्टी, इसमें विक्रेता क्रेता आ जाएंगे उसी प्रकार से। और इसमें पैरा क्रमांक 1 में संपत्ति का विवरण, दूसरे में क्रय मूल्य, कॉन्सिडरेशन राशि, जो भी खरीदी बिक्री होगी वो राशि का पूरा पैरा है। तीसरे में अभिभावक की स्थिति आप लिख दें। अनुबंध क्रेता अपने नाबालिग पुत्र पुत्र की ओर से हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षण अधिनियम 1956 की धारा 8 तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय श्रीमती मानिक चंद्र एंड अदर्स विरुद्ध रामचंद्र अय्यर 1981 AC 519 के अनुसार नाबालिग के लाभ फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर के हेतु कर रही है। आप चाहें तो एग्रीमेंट में इस साइटेशन का हवाला लिख सकते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई उसमें रोक नहीं है। नहीं भी लिखेंगे तो कानून तो अपनी जगह मौजूद है ही सर। यह अनुबंध नाबालिग के हित में लाभ में किया गया वैध अनुबंध होगा जो कानूनी परिवर्तनीय होगा। पंजीकरण, चौथा पैरा में विक्रेता विक्रय सेल डीड को क्रेता के नाम या नाबालिग के नाम से अभिभावक द्वारा प्रतिनिधित्व में पंजीकृत कराने के लिए बाध्य रहेगा। उसमें तारीख भी लिख सकते हैं आपकी, इस तारीख को रजिस्ट्रार ऑफिस में उपस्थित होकर रजिस्टर्ड विक्रय विलेख का निष्पादन करा देंगे। नहीं कराने की दशा में जो भी नुकसान होगा वो विक्रेता अदा करेगा और अदालत में मुकदमा लगाकर उसका पालन भी करवाया जा सकता है। अदालत में होने वाले समस्त हर्जे खर्जे की जिम्मेदारी विक्रेता की होगी, क्योंकि विक्रेता की निग्लिजेंसी से अनुबंध नहीं हो पाएगा। क्रेता को हमेशा तत्पर रहना होगा, साबित करना होगा, नोटिस देना होगा, रजिस्ट्रार ऑफिस में नियत तारीख को उपस्थित होना होगा, वहाँ पर्ची कटवा लें, उपस्थिति का सबूत आपके पास हो जाएगा। ये सभी चीजें अदालत में आपके काम आएंगी फिर बाद में सर। कब्जा, संपत्ति का कब्जा विक्रय विलेख के पंजीकरण पर क्रेता अभिभावक को नाबालिग के लाभ के लिए दिया जाएगा। छठा नंबर अनुबंध की बाध्यता, यह अनुबंध नाबालिग की व्यक्तिगत प्रतिज्ञा नहीं माना जाएगा बल्कि अभिभावक द्वारा वैधानिक अधिकार के प्रयोग में किया गया अनुबंध है जो नाबालिग के लाभ के लिए प्रभावी एवं बाध्यकारी रहेगा। 7वां डिफॉल्ट क्लास,
यदि विक्रेता अनुबंध की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है तो क्रेता इस अनुबंध के विशिष्ट पालन हेतु न्यायालय में वाद दायर करने का अधिकार रहेगा। ये सातवां विधिक अधिकार इसमें लिख दिए सर मैंने। यह अनुबंध इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 11, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 की धारा 8 तथा संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 55 उपधारा 5 उपधारा बी के अधीन वैध और प्रवर्तनीय होगा। क्यों? क्योंकि ये सभी का उल्लेख जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है उसमें दिया गया है, इसलिए मैंने ये लिख दिया है। एग्रीमेंट में आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यदि बहुत ही गंभीर और सिचुएशन ऐसी है, काफी गंभीर स्थिति है, तो आप लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है सर। पक्षकारों के हस्ताक्षर विक्रेता क्रेता और साक्षीगण के, और महत्वपूर्ण कानून इसमें लिखे हुए। और इसी प्रकार से मैंने इसमें नीचे के बालकृष्ण विरुद्ध के कमलम का भी हवाला दिया है, जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, जो मैंने आपको बताया था कि बिना बोझ वाला दान वो स्वीकार कर सकता है। मैं इस फैसले की सर डिटेल आपको शॉर्ट में बता देता हूँ सिर्फ मैं आपको, कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो इसमें डिसीजन दिया वही बता देता हूँ। मैं आपको वीडियो के प्रारंभ में बता चुका हूँ हालांकि दान पूर्णतः लाभकारी है और बोझ या दायित्व नहीं है, तो नाबालिग स्वयं या उसका प्राकृतिक अभिभावक उसकी ओर से दान को स्वीकार कर सकता है। ये जो के कमलम विरुद्ध के बालकृष्णन विरुद्ध के कमलम का जो मामला है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यही बताया गया है। ये भी इस पे भी सर मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, उसकी ई बुक भी मेरे द्वारा लिख दी गई है, उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप देख सकते हैं। धारा 122 और 123 को भी इसमें बताया गया है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की धारा 122 में दान की परिभाषा दी गई है। शॉर्ट में सर बता दूं मैं आपको, नाबालिग से रिलेटेड हमारा मैटर है कि कोई भी व्यक्ति, स्वस्थ चित्त बालिग व्यक्ति चल अचल संपत्ति का दान कर सकता है। दान करने वाले को दाता, लेने वाले को दान गृहीता कहते हैं। वो घोषणा करता है, वो स्वीकार करता है, वो स्वीकृति उसकी ओर से या उसकी ओर से किसी और के द्वारा की जा सकती है, और दानकर्ता के जीवन काल में उसको स्वीकार करना जरूरी है। ये तो दान पत्र की और स्वेच्छा से बिना प्रतिफल के ये दिया जाता है। ये तो दान पत्र की परिभाषा हो गई। 123 में अंतरण किस प्रकार से किया जाएगा ये बताया गया है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको स्थावर संपत्ति या अचल संपत्ति भी कहते हैं, का जो दान है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के द्वारा दो गवाहों की मौजूदगी में किया जाएगा। अचल संपत्ति का दान मौखिक तौर से कब्जा देकर भी कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो उसका रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन अचल चल संपत्ति का दान आप ऐसे भी करवा सकते हैं, कागज पर लिख के नोटरी वकील साहब से नोटरी भी आप करवा सकते हैं। ये इस जजमेंट में सर बताया गया था, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में उससे परिचित करा दिया। चूंकि दान के संबंध में भी ये के बालकृष्णन का जो मामला है सर, बताया गया है बालकृष्णन के मामले में कि क्या नाबालिग व्यक्ति ऐसा दान स्वीकार कर सकता है जो किसी विदाउट बर्डन का हो। हाँ कर सकता है सर, ये इसमें पूरा डिटेल बताया गया है, और बिना बोझ वाला दान नाबालिग स्वीकार कर सकता है। और के बालकृष्णन विरुद्ध के कमलम एवं अन्य 18 दिसंबर 2003, इसकी भी सर मैंने डिटेल इसमें लिखी हुई है। अब मैं इसकी ज़्यादा जानकारी तो डिटेल नहीं दूंगा, क्योंकि इस पे सर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। हम इसमें आगे बढ़ते चलते हैं सर। हम इसको मैंने ई बुक के अंदर लिख दिया है, जजमेंट को भी, इसकी व्याख्या को भी। और प्रश्न भी उठता है कि यदि स्वर्जीय संपत्ति से नाबालिग बेटे के नाम जमीन खरीदूं तो उस पर किसका अधिकार होगा। एक व्यूअर्स का सवाल भी था, इस पे भी मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में दे दूं, गागर में सागर हो जाएगा सर, एक ही जगह सभी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। कि स्वर्जीय संपत्ति से नाबालिग बेटे के नाम यदि किसी ने जमीन खरीदी जाती है तो उसका मालिक जो है कि नाबालिग बेटा होगा, और जब तक बालिग नहीं हो जाता है, माता पिता एज अ गार्जियन, एज अ संरक्षक की हैसियत से उसकी देख रेख करेंगे। उसको बेच भी नहीं सकते सर वो, अगर बेच दिया तो वो उसका विक्रय शून्य हो जाएगा। क्यों शून्य हो जाएगा? क्योंकि के ए शिवप्पा विरुद्ध श्रीमती निलंबा 7 अक्टूबर 2025 का लेटेस्ट जजमेंट है, इसमें यही बताया गया है। इस पे भी मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। इसके फैक्ट में बता चुका हूँ आपको। इसमें यही हुआ था कि नाबालिग की अवस्था में उनके पिता के द्वारा संपत्ति बेच दी गई थी। जब वो बालिग हुए तो उन्होंने उनकी माँ के साथ मिलकर किसी अन्य को संपत्ति बेच दी, जिसने खरीदी थी के शिवप्पा ने, उसने उस पे मकान बना लिया। तब जो पिता के द्वारा जिन लोगों ने खरीदा गया था, पिता ने एक पार्टी को बेचा, उसने फिर थर्ड पार्टी को बेचा, तो दोनों थर्ड पार्टियों ने दावे लगाए थे अदालत में। सर्वोच्च न्यायालय तक मामला भी पहुंचा था, और आखिर में निकल कर आया कि न्यायालय की अनुमति के बगैर नाबालिग की संपत्ति बेची नहीं जा सकती। यदि बेची जाती है तो वो जो रजिस्टर्ड विक्रय विलेख है वो शून्य होगा।
इसमें आगे बढ़ते हैं सर। हम एक प्रश्न मैंने इसमें शामिल कर लिया था, इसमें उसी के संबंध में काफी कुछ डिटेल जानकारी सर लिखी है। पिता ने नाबालिग बेटे के नाम जमीन खरीदी, मालिक कौन होगा? तो बेटा होगा सर। ये इसकी पूरी डिटेल व्याख्या भी सर मैंने इसमें लिखी है, आप देख रहे हैं। अध्याय 2 में प्रस्ताव नाम कानूनी पृष्ठभूमि आती है। इसमें सेक्शन 3 इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के बारे में बताया है, जो मैं आपको वीडियो के प्रारंभ में धारा बता चुका हूँ। हम आगे बढ़ते चलते हैं सर। इसमें अध्याय 3 में पिता द्वारा नाबालिग संतान के नाम संपत्ति खरीदने की वैधता क्या होगी? संपत्ति खरीद सकता है सर, उसमें कोई रुकावट नहीं है। एक बेनामी संव्यवहार जरूर आता है, बेनामी प्रतिषेध अधिनियम 1988 की पैसा कोई और दे और मालिक कोई और बने, तो वो दंडनीय अपराध बताया गया है वो। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988 की धारा 2(9)(a) और धारा 3 में भी बताया गया है कि यदि माता पिता अपने बच्चे के नाम संपत्ति खरीदते हैं और भुगतान करने वाला व्यक्ति पिता माता संपत्ति के लाभ का वास्तविक स्वामी नहीं बनता, तो यह लेन देन बेनामी नहीं माना जाएगा। इसकी भी पूरी धारा सर डिटेल मैंने इसमें लिख दी है आपके लिए। और सेक्शन 122 123 की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। और अध्याय 4 में स्वामित्व और अधिकार के बारे में, तो स्वामित्व की 2 शब्दों में मैंने आपको बता दिया। जैसे कि स्वामित्व तो नाबालिग का ही रहेगा सर। मोहरी बीबी विरुद्ध धर्मदास घोष 1903 में इसमें न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि नाबालिग द्वारा किया गया कोई अनुबंध शून्य होता है, मतलब नाबालिग के द्वारा किया गया अनुबंध शून्य माना जाता है, ये इसमें स्पष्ट बता दिया गया है। इसी प्रकार से सर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। नाबालिग की संपत्ति का प्रबंधन और बिक्री, ये जो है धारा 8 हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 की है कि नाबालिग की संपत्ति के संबंध में पिता की भूमिका संरक्षक के रूप में होती है, ना कि स्वामी के रूप में, ऑनर के रूप में नहीं होती है। संपत्ति की देखभाल रख रखाव और प्रबंधन तो कर सकता है, लेकिन बिक्री गिरवी उपहार या विनिमय करने का अधिकार उसको नहीं होता है। इसकी भी सर मैंने इसमें जानकारी दी हुई है। और इसी प्रकार से नाबालिग के बालिग होने पर अधिकार और दावे अध्याय 6 में बताया गया है। ये ड्राफ्टिंग मैंने बता दी, निष्कर्ष और सावधानियां भी इसमें सर दी गई हैं। और अंत में मैंने इसमें के शिवप्पा बनाम श्रीमती के नीलम्मा 7 अक्टूबर 2025 का ये फैसला है, इसको भी इस ई बुक के अंदर मैंने लिखा है। इसकी व्याख्या भी मैंने इसमें की है, व्याख्या के साथ लिखा है। और इस पर मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ सर, उसमें पूरी डिटेल के साथ मैंने इसको समझाया है। आप मेरे चैनल पर वीडियो को देख सकते हैं। समापन करने से पहले सर मोहरी बीबी विरुद्ध धर्मदास घोष 1903 30 CAL 539, जो तकरीबन 122 साल पुराना प्रकरण है सर। शायद ही कोई व्यक्ति जीवित बचा हो आज की तारीख में 122 साल का कोई व्यक्ति हो तो हो, बाकी 122 साल पहले भी ये समस्या पैदा हुई थी, उससे पहले भी हुई होगी। लेकिन हमारे सामने तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट है मोहरी बीबी विरुद्ध धर्मदास घोष का। इसमें बताया गया है कि धर्मदास घोष एक नाबालिग था, उसने अपने घर को बंधक रखकर धन उधार लिया था। ऋणदाता ब्रह्मदत्त ने अनुबंध किया, जबकि उसे ज्ञात था कि धर्मदास नाबालिग है। इसमें जो मुख्य प्रश्न था कि क्या नाबालिग द्वारा किया गया अनुबंध वैध है या शून्य है, निर्णय इसमें यह हुआ था, प्रिवी काउंसिल ने कहा था नाबालिग द्वारा किया गया अनुबंध प्रारंभ से ही शून्य होता है, अर्थात नाबालिग किसी भी प्रकार से कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध नहीं कर सकता। यह सर 1903 का है सिद्धांत। और जो मैंने आपको बताया है जिसके आधार पे एग्रीमेंट किया जा सकता है, उसका पालन कराया जा सकता है, वो 1981 का फैसला है, श्रीमती मानिक चंद्र विरुद्ध रामचंद्र 1981। सिद्धांत इसमें बताए गए थे कि नाबालिग के साथ किया गया अनुबंध वाइड एब इंश्यो शुरुआत से शून्य होता है। नाबालिग को किसी अनुबंध के तहत ना तो दायित्व लाइबिलिटी सौंपा जा सकता है, ना ही उसे प्रतिदाय कॉन्सिडरेशन देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यह सिद्धांत बाद के सभी अनुबंध संबंधी निर्णयों का आधार स्तंभ रहा है। कई फैसलों में भी सर इनके हवाले दिए गए। और मानिक चंद्र में जो बताया गया है कि मोहरी बीबी 1907 ने यह कहा कि नाबालिग स्वयं अनुबंध नहीं कर सकता, और मानिक चंद्र 1981 में इस सिद्धांत को स्पष्ट किया गया है कि यदि अनुबंध नाबालिग की ओर से उसका अभिभावक मतलब गार्जियन उसके हित में उसके लाभ के लिए करता है तो अवैध हो सकता है। यानी मोहरी बीबी का जो कठोर सिद्धांत है, बीबी वाला जो केस है 122 साल पुराना 1903 का, जिसमें जो कठोर सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे कि अनुबंध ही शून्य होता है नाबालिग के द्वारा यदि किया जाता है तो प्रारंभ से ही शून्य होता है, तो उस सिद्धांत में थोड़ा रिलैक्स्ड किया गया, लचीलापन लाया गया इस फैसले के द्वारा, ताकि न्यायालय नाबालिग के हित में अभिभावक के कार्य को वैध माने। और इसके लाभ फिर मिलते चले गए सर। लाभ बाद में कैसे मिले?
जैसे कि मैंने आपको एक के बालकृष्ण विरुद्ध के कमलम सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो बताया मैंने, इसमें भी लिखा हुआ ई बुक में भी, उसमें भी ये माना गया कि नाबालिग बिना बोझ वाला दान स्वीकार कर सकता है, क्योंकि ये अगर लचीलापन नहीं आता तो मतलब नाबालिग तो टोटली शून्य हो चुका था एक तरीके से, ना तो उसके साथ एग्रीमेंट किया जा सकता है, ना उसको संपत्ति बेची जा सकती है, ना खरीदी जा सकती है, ना उसको दान दी जा सकती है, कुछ भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो सक्षम नहीं माना गया था। लेकिन इसमें एक लचीलापन आ गया सर। हालांकि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 122 में बताया गया है कि दान दान ग्रहीता या उसकी ओर से किसी के द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें जो संक्षिप्त में समरी भी सर इसमें दी गई है जो मैंने लिखी है, और ये मानिक चंद्र विरुद्ध रामचंद्र का फैसला पूरी डिटेल के साथ सर इसमें मैंने लिखा भी है। तो ये जो है कि सर आज का सर जो वीडियो है हमारा मुख्यतः इस बात पर था कि यदि नाबालिग की ओर से उसके गार्जियन के द्वारा कोई खरीदी बिक्री का या किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट किया जाता है और यदि विपक्षी पार्टी उसका पालन करने से इनकार कर देते हैं, तो क्या अदालत में मुकदमा लगाकर उसका पालन करवाया जा सकता है? जी हाँ सर, करवाया जा सकता है, बिल्कुल करवाया जा सकता है। उसकी ड्राफ्टिंग क्या होगी वो भी इस ई बुक के अंदर मैंने आपको बता दिए, पढ़कर भी बता दिए, ई बुक के अंदर प्रिंटेड भी है। इस ई बुक की कीमत 199 रुपीज़ मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आप में से किसी को आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद सकते हैं। इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा। वहां पर 199 रुपीज़ का जैसे ही आप भुगतान करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज आएगा, वहां ये डाउनलोड हो जाएगी। आप डाउनलोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, स्मार्टफोन पर ये डाउनलोड हो जाएगी, वहां आप इसको पढ़ सकते हैं। ये आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए है। आप इसको किसी भी अदालत में, कोर्ट कचहरी में या कहीं भी संस्था में पेश नहीं कर सकते, क्योंकि एक पीडीएफ है सर, ये विभिन्न कानूनों का संग्रह। मैंने इतने सारे कानून आपको पढ़ के बताए, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले बताए, ये एक ही टॉपिक पर एक ही जगह कलेक्शन होना इनका पॉसिबल नहीं होता। मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए, ताकि यदि आपके सामने इससे रिलेटेड कोई मैटर है तो सभी कानून आपको एक ही प्लेटफार्म पर मेरी एक ही ई बुक पीडीएफ में मिल जाएं, इसीलिए अलग अलग किताबों में से ढूंढ कर उनको सर्च कर एक जगह इकट्ठा करके आपके लिए लाया जाता है, और ई बुक पीडीएफ के रूप में मैं उसको बना देता हूँ। आपको वीडियो के अंदर, ई बुक के अंदर से ही जानकारी मेरा देने का भी मकसद यही है कि आप मेरा वीडियो देखें तो साथ ही साथ उस ई बुक से परिचित भी हो जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यदि मैं उस ई बुक का आपको परिचय ना कराऊं और आप उसको ऐसे ही खरीद लें, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि यार इसमें क्या लिखा हुआ है हमको पता नहीं, हमें अब बाद में पता लगा। तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि ये पीडीएफ इस तरीके से आपको प्राप्त होगा। और यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है और आपको ऐसा लगता है मेरा वीडियो देखने के बाद ये मेरी ई बुक आपके लिए लाभकारी हो सकती है, उपयोगी हो सकती है, तभी सर आप इसको परचेस करें। तो आज के वीडियो में सर इस टॉपिक पर मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। अब एक मृतक व्यक्ति की संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये नेक्स्ट वीडियो सर मैं इस टॉपिक पर बनाऊंगा। मेरे कई व्यूवर्स ने मुस्लिम विधि से भी उत्तराधिकार बंटवारे से लेकर काफी प्रश्न किए हैं। हालांकि मैंने मुस्लिम विधि पर भी काफी वीडियो बनाए हैं, उत्तराधिकार बंटवारे को लेकर, वसीयत को लेकर, हिबानामे को लेकर। लेकिन कुछ लोगों के सवाल जो मैं पढ़ता हूँ सर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आते हैं, तो बहुत जल्द उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है उसी पे मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ वर्तमान में। धारा 8 बड़ी महत्वपूर्ण है। उसमें उत्तराधिकार का क्रम बताया गया है कि कोई निर्वसती व्यक्ति यदि वसित लिखे बगैर मर जाता है तो उसकी संपत्ति उसके क्लास 1 उत्तराधिकारियों को जाएगी। यदि कोई क्लास 1 का उत्तराधिकारी जीवित ही नहीं है तो 2 को जाएगी, 2 नहीं है 3 को जाएगी, 3 नहीं है तो गोत्रज को जाएगी, गोत्रज नहीं है तो बंधुओं में जाएगी। सूची कौन सी, कौन लोग वर्ग 1 की सूची में, वर्ग 2 की सूची में, वो सब भी मैंने उस ई बुक के अंदर जो आपके लिए तैयार करके रखी है प्रिंटेड किया हुआ है। और इससे पहले भी जो मैंने ई बुक अपलोड की है उसमें भी ये पूरी सूची मैंने प्रिंटेड की है। आप उसको देखकर घर बैठे भी समझ सकते हैं कि आखिर ये प्रॉपर्टी सक्सेशन के आधार पर, उत्तराधिकार के आधार पर किसको जाएगी। क्योंकि कई बार सर सालों मुकदमे हो जाते हैं अदालत में लड़ते हुए, 8-8 साल, 10-10 साल, और आखिर में जज साहब फैसला उसी ला के तहत ही करते हैं जो कानून में लिखा हुआ है। आप कितने ही आए बाएं शाएं हो लें, कितने ही झूठे सच्चे बातें कर लें, लेकिन आखिरी में जो ला में लिखा हुआ फैसला उसी के आधार पर किया जाता है। एक आपको मैं उदाहरण बता दूं, पर्सनल और ताजा उदाहरण, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक मुकदमा, एक मकान के
पीछे के रास्ते का था। तकरीबन 250 से 300 साल पुराना वो गली नुमा एक रास्ता था, जो 8 1 फीट चौड़ा था। मतलब मकान के पीछे थी वो गली, और आगे मुख्य मार्ग था, और दोनों जाते थे निकल के उधर सामने जो नदी आती है वहां तक पहुंच जाते थे। अब वो जो पड़ोसी है जिसके पीछे भी रास्ता था, उसने उसकी नीयत में खोट आया तो उसने उस पे निर्माण कार्य चालू कर दिया। और जो वादी था, जो वादी के द्वारा जो अदालत में दावा लगाया गया था, उसका एक दरवाजा था पीछे, उस दरवाजे के आगे एक गारे की दीवार उठा दी। दरवाजा भी लकड़ी का था, काफी पुराना सर, 100 साल पुराना। दीवार उठा दी 5 फीट, और लठ और डंडे लेके हुए खड़े हो गए कि अब हम हटाने नहीं देंगे ना आपको निकलने देंगे। और उनकी मंशा थी कि हम यहाँ निर्माण करके कब्जा हम कर लें। क्यों? क्योंकि फ्री की जमीन मिल रही थी उनको, मालकाना हक तो था नहीं उनके पास, को रजिस्ट्री भी नहीं थी। अब वो दावा नीचे की अदालत में पेश किया गया तो तकरीबन 9 साल दावा चला सर वो। 9 साल दावा चलने के बाद वो केस में हार गया। मतलब मैं नहीं हारा, मेरा पक्षकार हार गया। अब जब पक्षकार केस हार गया तो उसकी अपीलेट कोर्ट में अपील की गई, और अधीनस्थ न्यायालय ने जो लिमिटेशन के मुद्दों पर और हमारे द्वारा दावा साबित नहीं किया गया ऐसा लिख के जो दावा खारिज किया था, 2 मुख्य पॉइंटों पर आर्गुमेंट की गई। और सर्वोच्च न्यायालय का एक जो फैसला था उसमें अधीनस्थ न्यायालय ने हमारे वाद कारण को नहीं माना। सर मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि इससे एक नॉलेज ही बढ़ता है हमें सीखने और सुनने से, जो हम कर चुके हैं, वो एक्सपीरियंस जो अनुभव हम ले चुके हैं, उससे एक हमें सीखने को ही मिलता। तो उसमें हमारे वाद कारण को नहीं मानते हुए प्रतिवादी के वाद कारण को मान लिया। जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने जो न्याय दृष्टांत थे वो मेरे पास लिखा हुआ रखा है, मैं फिर कभी इस पे नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। उसका हवाला देते हुए मैंने आर्गुमेंट में अपीली न्यायालय में बताया था कि प्रतिवादी जो वाद कारण लिखता है वो नहीं देखा जाएगा दावा खारिज करने में। आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की उपधारा डा में भी दिया हुआ है कि यदि लिमिटेशन से बाहर है तो दावा खारिज किया जा सकता है, लेकिन वो वादी के वाद कारण को ही देख कर किया जाएगा। यदि वादी की जिस तारीख को वाद कारण उत्पन्न हुआ है उससे 3 साल के बाद पेश किया गया है, और आपने लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 के तहत उस लिमिटेशन को माफ करने का आवेदन भी नहीं लगाया है, तब वो निरस्त किया जा सकता है। अब मामला ये हुआ सर कि अपीलेट न्यायालय ने हमारी सभी तर्कों को स्वीकार कर लिया और अधीनस्थ न्यायालय के फैसले को निरस्त कर दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ सर कि अदालत में सालों भी मुकदमे चल जाते हैं, 8 8 साल, 9 9 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, कई बार जल्दी भी निराकरण हो जाता है। अब ये जो भी परिस्थिति हो, लेकिन एक कानूनी बात मैंने इस उदाहरण के जरिए आपको बताई कि धारा 5 का आवेदन आप लगाना ना भूलें अधीनस्थ न्यायालय में भी। और कानून के तहत आपको किस जगह इंसाफ मिल जाए पक्षकार को हम ये नहीं कह सकते, निचली अदालत से लेके सर्वोच्च न्यायालय तक, क्योंकि मैंने कई फैसले देखे हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उच्च न्यायालय और निचली ट्रायल कोर्ट के फैसले तक को बदल दिया गया और उनके हक में फैसला दिया गया। अगर वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं तो वो केस हमेशा के लिए हार जाते हैं। तो खैर ये स्थिति अलग हो गई, लेकिन मेरा जो बताने का मकसद जो था इस बात को जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें एक तो वाद कारण के ऊपर और एक लिमिटेशन के ऊपर मैंने 2 महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है इस उदाहरण के जरिए। तो इस प्रकार से उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में नाबालिग की ओर से उसके गार्जियन के द्वारा अनुबंध किया जा सकता है, और यदि उस अनुबंध का पालन नहीं किया जाता तो अदालत में मुकदमा लगाकर उस अनुबंध का पालन करवाया जा सकता है। ये श्रीमती मानिक चंद्र विरुद्ध रामचंद्र 1981 के फैसले में बताया गया। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। बताने के लिए तो सर बहुत कुछ है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, शुक्रिया, थैंक यू।